नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए रुक करते हैं बुलेटिन की खबरों की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे भदोही की, जहां LIC कार्यालय में मनाया गया 37वीं स्थापना दिवस। और आगे बात करेंगे और देखेंगे किसको मिला दतिया जिले का पहला आइकॉन विद्युत्थान। और अंत में बात करेंगे हापुड़ की, जहां सिंबावली शुगर मिल के गेट पर किसानों का लगातार जारी है धरना। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भदोही में भारतीय जीवन बीमा निगम के वाराणसी मंडल के अंतर्गत भदोही कार्यालय की 37वीं स्थापना दिवस बुधवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर वाराणसी मंडल के विपणन प्रबंधक मनीष अंगरीस बतौर मुख्य अतिथि रहे। स्थापना दिवस पर भदोही कार्यालय पर आए मंडल वाराणसी के विपणन प्रबंधक ने शाखा के अधिकारियों संग बैठक की तथा कार्यालय के सभी कर्मचारियों और अभिकर्ताओं से मुलाकात करके शाखा के स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान मंडल विपणन प्रबंधक ने क्लब मेंबर और MDRT सदस्य को बधाई देते हुए प्रोत्साहित किया। विपणन प्रबंधक ने भदोही शाखा के सभी अधिकारी, कर्मचारी, विकास अधिकारी व अभिकर्ताओं को बधाई दी तथा कहा कि सच्ची मेहनत और लगन से सफलता जरूर मिलती है, लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस मौके पर भदोही शाखा के सभी अधिकारी, विकास अधिकारी, CLIA और अभिकर्ता मौजूद रहे। आज सबसे पहले अपनी तरफ से और मंडल कार्यालय वाराणसी की तरफ से भदोही शाखा के सभी अधिकारी साथियों, ऑफिसर साथियों और हमारे कर्मचारी साथियों और फील्ड के साथी जितने भी हैं हमारे अभिकर्ता, विकास अधिकारी, CLI, उनको अपनी तरफ से और मंडल कार्यालय की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। लोगों को बढ़ने के लिए यही मेहनत निरंतर करते रहें, प्रयास करते रहें, कामयाबी जरूर आपके कदम चूमेगी। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। दतिया कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर संजय कुमार ने नन्ही सी परी 6 क्लास की छात्रा शिवानी अहिरवार को पढ़ाई को लेकर चिंता जाहिर करने पर एवं छुट्टियां कराने पर दतिया जिले को विद्युत्थान पहला मेडल दतिया कलेक्टर के द्वारा पहनाया गया। साथ ही कलेक्टर संजय कुमार के द्वारा अपनी कलेक्टर की कुर्सी पर बिठाया गया और दतिया जिले को विद्युत्थान आइकॉन बच्ची डिक्लेयर किया गया। यह प्रतिक्रिया के साथ उन बच्चों एवं शिक्षकों को संदेश दिया गया कि आप अगर अच्छे कार्य करेंगे तो आपको सम्मानित किया जाएगा और ना ही निलंबित किया जाएगा। इसलिए अच्छे कार्य में जुट जाएं और शिक्षा को एक नए स्तर पर बनाकर दतिया जिले में मिसाइल तैयार करें। इस दौरान अतिरिक्त CO धनंजय मिश्रा, कलेक्ट्रेट स्टेनो श्रीनाथ पटेरिया एवं नन्ही सी परी के साथ पिता आदि लोग मौजूद रहे। है शिवानी अहिरवार हतलब से। ये वही बच्ची है जिसने 9 जनवरी को मुझे फोन किया और ठंड के कारण स्कूल बंद करने पे चिंता जाहिर की और ये कहा कि साहब स्कूल मत बंद करना, और बहुत ही दिल से, बहुत ही शिद्दत से मुझसे बात किया। और एक बार नहीं बल्कि इसने रिपीटेडली कहा कि बंद मत करना सर, स्कूल मत बंद करना सर, पढ़ाई मेरी छूट जाती है। 6th में पढ़ती है, तो इतने छोटे से बच्चे में ये पढ़ाई के बारे में ये ललक और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में इतनी जिज्ञासा, ये अनोखी है, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आज शिवानी अपने पापा के साथ हमसे मिलने आई थी, मुझे भी खुशी हुई इससे मिलके। और चूंकि दतिया में हम लोग विद्युत्थान अभियान चला रहे हैं, जिसमें कि सारे दतिया जिले के सभी स्कूलों की शिक्षा की व्यवस्था, उसमें गुणवत्ता टारगेटेड तौर पे बढ़ाना चाह रहे हैं, और उसी में एक विद्युत्थान मेडल भी हम लोगों ने बनाया है। विद्युत्थान मेडल जिसमें श्रेष्ठ शिक्षा हमारा ध्येय है और विद्या के उत्थान से जीवन का निर्माण, जो इस मेडल में लिखा हुआ है, इस विद्युत्थान मेडल में, ये हमने ऐसे ही ब्राइट बच्चों को, अच्छे शिक्षक को और उन सभी को जो दतिया जिले में शिक्षा की व्यवस्था, स्कूल शिक्षा की व्यवस्था के उन्नयन के लिए कार्य करेंगे, ऐसे तमाम लोगों के मेहनत और उनके रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनके प्रतिभा को रिकॉग्नाइज करने के लिए मेडल हम देंगे। तो मुझे लगा कि दतिया जैसे बच्चे, ये एक प्रतिनिधित्व करती है ऐसे बच्चों की जो गांव में रहते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, दूर दराज, हतलब यहां से 50 किलोमीटर दूर है। तो ये उन तमाम बच्चों को रिप्रेजेंट करती है, ये जो अच्छे परिस्थितियों में नहीं पलते हैं, जिनके पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है, लेकिन उनमें कुछ कर गुजरने की ललक है और शिक्षा उनके लाइफ को बदलेगा, ये बात अभी से इनको समझ में आ गई है। ऐसे तमाम बच्चे हैं, कई कारणों से उनकी प्रतिभा और बोलने की क्षमता, प्रकटीकरण की क्षमता दबी रहती है, लेकिन शिवानी जैसे बच्चे, इसने 9th को
स्कूल के दीवार पे जो कलेक्टर का नंबर लिखा हुआ है उससे नंबर लिया। पापा का फोन घर पे छुटा हुआ था तो पापा का मोबाइल लिया और वहां से लगाया और बड़े शिद्दत से अपनी बात कही। तो मैं समझता हूं कि शिवानी जैसे बच्चे जो शिक्षा के बारे में इतनी फिक्रमंद है वो आइकॉनिक बच्चे हैं और विद्योत्थान जो पहल है उसका ये पहला आइकॉन मुझे मिल गई है, इसलिए ये विद्योत्थान का जो पहला मेडल है मैं ये शिवानी को दूंगा। साथ में दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। सिंबावली शुगर मिल के गेट पर किसानों का लगातार धरना जारी है। गन्ने का पेमेंट न होने पर 10वें दिन भी किसानों का धरना जारी है। सर्द हवा और हड़कंपा देने वाली सर्दी के बीच गेट पर किसान धरना दे रहे हैं। लगभग 300 करोड़ पिछले सत्र और नया सत्र का पेमेंट मिलाकर किसानों का बिल बकाया है। बच्चों को फीस और बिजली का बिल तक नहीं जमा कर पा रहे हैं किसानों को लगातार अनिश्चितकालीन धरना जारी है। आखिर किसान अपने ही पैसों के लिए धरना देने को मजबूर हो गए हैं, जबकि कोर्ट ने भी आदेश किया हुआ है कि वह 14 दिन से ज्यादा गन्ने के मिल का पेमेंट ना रोके। नाम है आपका? तो मेरा नाम करमवीर सिंह है, मेरा गांव रसूलपुर है, वहाँ का पूर्व प्रधान हूँ और मैं सहकार भारती का उत्तर प्रदेश का गन्ना प्रकोष्ठ का प्रमुख। आज जो यहाँ सिंबावली शुगर मिल पे जो है गेट पे धरना दिया जा रहा है, किस मामले को लेकर? नहीं, आज से नहीं है, 2 तारीख से चल रहा है और ये धरना इसलिए चल रहा कि एक प्रदेश में एक बेईमान चीनी मिलों का एक गिरोह है, उसमें बजाज है, ये सिंबावली है, मोदी समूह है और भी है छोटे मोटे, और इनका इलाज सरकार नहीं कर पा रही। आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी ये मांगे हैं कि हमारा भुगतान हो। हमारे आज बच्चों की फीस नहीं जा रही है स्कूलों में, बच्चे खड़े की जा रहे हैं कक्षाओं में, बच्चे उतारे जा रहे हैं बसों में से और उनमें हीनता की भावना आ रही। कितना बकाया बाकी है अभी तो सारा ही बकाया बाकी है भाई। 14 दिन में भुगतान मिलना चाहिए। 14 दिन के बाद अगर भुगतान हो तो उसमें ब्याज मिलना चाहिए। 1-2 करोड़ थोड़ी है, कई सौ करोड़ का मामला है ये। का धरना प्रदर्शन चल रहा है, कब से चल रहा है और कब तक चलेगा? किन किन मांगों को लेके आप धरना प्रदर्शन दे रहे हो? ये 2 तारीख से चल रहा है और पिछले साल का बकाया पेमेंट के लिए चल रहा है। 2 तारीख में पिछले साल का लगभग 70 करोड़ इनके ऊपर बकाया था और इस सीजन का पूरा जो 2-2.5 करोड़ हो गया, उसमें से मात्र इन्होंने जो है 18 करोड़ रुपया दिया है अभी जो है 2 तारीख से कल तक। कितना बकाया बाकी है अभी पिछले साल का 52 करोड़ के करीब पिछले साल का है और लगभग 200-2.25 करोड़ जो है इस सीजन का हो गया। अजदर जी, कितना समय हो गया आपको यहाँ पे धरना प्रदर्शन देते हुए? 2 तारीख से और लगातार चल रहा है। जब तक ये पेमेंट नहीं देंगे हमारा धरना लगातार जारी रहेगा। क्या आज किसानों ने जो है अनशन किया? हाँ, आज से जो है कृमिक अनशन चालू हुआ। आज 7 किसान बैठे हैं। इसी क्रम में जो है डेली जो है 5, 7, 10 जितने भी लोग बैठेंगे डेली बैठेंगे, तब तक ये पेमेंट नहीं देंगे। कल आपकी बैठक थी, उसमें क्या कुछ समाधान हुआ आपकी समस्या का? नहीं हुआ है? कोई समाधान नहीं हुआ। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता मुनीन्द्र की रिपोर्ट। झांसी के प्रयागराज शिक्षक निर्वाचन चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के एसपी पटेल अपने समर्थकों के साथ कमिश्नरी कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन भरने वाले एसपी पटेल कहते हैं कि उनकी पहली लड़ाई वित्तविहीन शिक्षकों को उनका अधिकार दिलाने के लिए होगी। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना को लागू करवाना भी उनकी प्राथमिकता सूची में शामिल है। नई शिक्षा नीति के बारे में उन्होंने कहा कि यदि सरकार निजीकरण को बढ़ावा देगी तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में शिक्षा को पोषित करने वाले शिक्षकों में 85 भाग वित्तविहीन विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों का है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि इतना बड़ा वर्ग शिक्षा को पोषित कर रहा है, लेकिन सरकार का इस वर्ग की ओर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक वित्तविहीन शिक्षकों को उनका वाजिब अधिकार तथा सम्मान नहीं मिल जाता। नामांकन जुलूस के दौरान महेश कश्यप, अजय सूद, असलम शेर, सीताराम कुशवाहा, श्याम सुंदर आदि लोग मौजूद रहे। डॉक्टर एसपी सिंह पटेल। एसपी पटेल जी, आप आज किस चीज़ का नामांकन कर रहे हैं, किस पार्टी से? मैं इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हूँ, उसी का नामांकन करने आया हूँ। किन समस्याओं को लेकर के आप मैदान में उतरे? जहाँ तक वित्तविहीन शिक्षकों की बहुत बड़ी समस्या है, उनके मानदेय की है और एनपीएस में हमारे शिक्षक हैं, उनके पुरानी पेंशन की मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और क्या लगता है आपको प्रमुख समस्याएं क्या है शिक्षकों? प्रमुख समस्याएं तो इनके अलावा भी है, ट्रांसफ़र पॉलिसी की समस्या है, कटे हुए भत्ते हैं, उनके सेवानिवृत्ति की पुस्तिका नहीं तैयार है वित्तविहीन शिक्षकों की, तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट।
पलामू डीडीसी ने प्रखंड के दारूडी पंचायत के मनरेगा योजना की जांच की। जांच के दौरान मनरेगा योजना में विदेशी राम के खेत में कूप निर्माण में गहराई 35 फीट की जगह 27 फीट ही थी। वहीं मनरेगा कुआं में एक बूंद पानी नहीं पाया गया और कुएं में डीप बोरिंग की हुई पाई गई। गड़बड़ी पाए जाने पर डीडीसी रवि आनंद ने बीपीओ रविकांत सिंह को निर्देश दिए कि 10 दिनों के अंदर जल्द त्रुटि को सुधार करें। मौके पर मनरेगा लोकपाल शंकर कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिल कुमार, अंचलाधिकारी चंद्रशेखर, कुणाल आदि लोग मौजूद रहे। बताइए सर। जी आज नीलांबर ब्लॉक के दारूडी पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत चल रहे विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। सबसे पहले हमने अभी आहर का निरीक्षण किया है, जहाँ पे कई सारी त्रुटियाँ पाई गई हैं। इस कूप का भी निरीक्षण भी हमको निर्देश किया है, जिसमें कि गहराई जो है वो एस्टिमेट के अनुसार नहीं है और काम काफ़ी दिनों से रुका हुआ है। अभी 2-3 अन्य योजनाओं का और भी निरीक्षण किया जाएगा और इस प्रकार का निरीक्षण हमेशा जारी रहेगा और जो भी अनियमितता करते कर्मी या फिर पदाधिकारी पाए जाएंगे उन पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कुएं में सर डीप बोर है सर, उसके बारे में? कुएं में बोरिंग किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लोग बता रहे हैं, उसको ढक दिया गया है, तो ऐसे स्पष्ट नहीं है कि वहाँ पे बोरिंग है कि नहीं, बट जैसा कि लोग बता रहे हैं कि बोरिंग है। इसको हमने हटाने के लिए कहा है और जो 35 फीट का डेप्थ होना चाहिए वो डेप्थ इनको 1 हफ्ते के अंदर सुनिश्चित करने के लिए कहा है। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। डुमरियाडीह गोंडा में महान विभूति स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर सिंह उर्फ ललन सिंह एडवोकेट की 9वीं पुण्यतिथि पर विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्रांगण में अंतर महाविद्यालय नेटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें विविध महाविद्यालयों की कुल 8 टीमों ने प्रतिभाग किया। फाइनल मुकाबला कैंपस अवध विश्वविद्यालय एवं राजा देवी बख्श सिंह अवध राज सिंह महाविद्यालय डुमरियाडीह के बीच खेला गया। इस फाइनल मुकाबले को कोच साजन सिंह के नेतृत्व में जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली गई। साथ ही एक्टिव क्लब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद एवं राजा देवी बख्श सिंह महाविद्यालय डुमरियाडीह जनपद गोंडा के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें 25 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। इस कार्यक्रम में लायंस क्लब के अध्यक्ष दिलीप सिंह और सचिव रमेश प्रताप सिंह भूमिका बेहद सराहनीय रही। इस कार्यक्रम के दौरान एडीएम गोंडा सुरेश कुमार सोनी, सीएमओ गोंडा एवं आरटीओ गोंडा एसके तिवारी मौजूद थे। महाविद्यालय के प्रतिभाशाली छात्रों को एडीएम गोंडा आरटीओ एसके तिवारी गोंडा, रमेश सिंह प्रबंधक, राजा देवी बख्श सिंह अवध राज सिंह महाविद्यालय डुमरियाडीह आदि लोगों के द्वारा पुरस्कृत किया गया। सर अपना नाम और परिचय देते हुए बताएं, ये कैसा कार्यक्रम है? मेरा नाम रमेश प्रताप सिंह है। मैं राजा देवी बख्श सिंह अवध राज सिंह महाविद्यालय का प्रबंधक हूँ और आज इस महाविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह ललन सिंह एडवोकेट की 9वीं पुण्यतिथि है, जिसके उपलक्ष्य में आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में कौन कौन से कार्यक्रम हुए हैं? इसमें कुछ गोंडा के तमाम विभूतियों को एकत्रित करके उनका उद्बोधन, बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए उनको एकत्रित किया गया। इसके अलावा हमारे यहाँ विश्वविद्यालय की नेटबॉल प्रतियोगिता, अंतर महाविद्यालय नेटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 10 टीमें गोंडा, बहराइच और फैजाबाद से आई हुई हैं, अयोध्या से आई हुई हैं। यूनिवर्सिटी की भी टीम आई हुई है, वो भी प्रतिभाग कर रही है। उसका अभी फाइनल खेला जाना बाकी है, अभी थोड़ी देर में वो भी हो जाएगा। इसके अलावा हमने स्वर्गीय संस्थापक जो हमारे पूज्य पिताजी, उनके स्मृति में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें हमने लगभग इस क्षेत्र के 600 बच्चों को उसमें प्रतियोगिता में भाग लिया था। उनमें से हमने प्रथम 11 जो हमारे यहाँ आए हैं उनको हम निःशुल्क शिक्षा, हमारे यहाँ वो एडमिशन लेंगे तो हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। 21 बच्चों को हम आधे हाफ शुल्क पे या अर्ध शुल्क पे हम उनकी दीक्षा करेंगे और तीसरा 51 बच्चों को हम उनको एक बैग और पुरस्कार और मोमेंटो के साथ उनका सम्मान कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ लास्ट ईयर जो नेटबॉल की प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय की टीम की तरफ से तमिलनाडु और दूसरे प्रदेशों में खेलने के लिए कुछ बच्चे गए थे, उनका 4 बच्चे जो चयनित हुए थे उनका सम्मान किया गया। इसके अलावा हमारे यहाँ जो भी स्ट्रीम चल रहे हैं उनमें से हर स्ट्रीम से एक बच्चों को जो ओबीडियंसी और उनकी परफॉर्मेंस और सबको समग्र उनका मूल्यांकन करके
उनको एक एक छात्र गौरव पुरस्कार दिया गया है। और इसके साथ साथ हम कुछ और लायंस क्लब और एक्टिविटी क्लब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में हम एक रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं, जिसमें लगभग मुझे लगता है कि हर वर्ष की बात लगभग 50-60 यूनिट हम रक्तदान करेंगे। और हमारे बीच अभी थोड़ी देर पहले ARTO शैलेंद्र त्रिपाठी जी आए हुए थे, उन्होंने भी सड़क सुरक्षा और उस पर लोगों को जागरूकता का अभियान भी किया। और गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। हरदोई के बेनीगंज प्रदेश सरकार द्वारा गौ संरक्षण हेतु लगातार अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। इसी क्रम में विकासखंड कोथावा की ग्राम पंचायत उमरारी में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी कमल तिवारी ने अपनी ग्राम पंचायत में बनी गौशाला की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने की गर्ज से स्वयं कमान संभाले हुए हैं। प्रतिदिन गौशाला का निरीक्षण करना, चारा, भूसा, दाना पानी के अलावा गौवंश के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं। आज निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि गौ संरक्षण हेतु जो भी मानक शासन द्वारा तय किए गए हैं उनका आधिकारिक पालन करने का प्रयास किया जा रहा है। गौशाला में भूसा का पर्याप्त भंडार है या गौवंश हित का अधिकतम ध्यान रखा जाता है। उन्हें ठंड से बचाने के लिए सारे टीन सेटों को त्रिपाल आदि से कवर किया गया है। समय समय पर क्षेत्रीय पशु चिकित्सकों द्वारा उनकी देखभाल की जा रही है। गौशाला को और बेहतर बनाने के प्रयास जारी हैं। इस दौरान ग्राम पंचायत प्रधान मुन्नी देवी, पुत्र दिनेश राठौर, पंचायत प्रतिनिधि अमित सिंह सहित तमाम किसान एवं स्थानीय पशुपालक उपस्थित रहे। सेक्रेटरी साहब, वर्तमान में क्या हरे चारे की कमी है क्या? अब यहाँ कोई चारागाह की ज़मीन तो है नहीं, ऊसर ज़मीन है सब, इसलिए अपने आप तो नहीं बोई जा सकती है। लेकिन यह है कि गन्ना वाले खेतों में जो आग उपलब्ध होती है उसको हम लोग व्यवस्था करके यहाँ हरे चारे की व्यवस्था कराते हैं। बाकी इसके आसपास जो ज़मीन पड़ी है वो सब ऊसर ज़मीन है, जिसमें कि जो है कि हरा चारा नहीं बोया जा सकता है। फिलहाल प्रयास किया जा रहा है कि अगर हो सकेगा तो शीघ्र ही हरे चारे की गौशाला की तरफ से भी व्यवस्था कराई जाएगी। सारी गौशाला में किस तरह का निरीक्षण किया गया, क्या क्या कमियां मिली और किस तरह के निर्देश दिए गए? वर्तमान में यहाँ लगभग 120-25 जानवर संरक्षित हैं, जिनके लिए चारे की पर्याप्त व्यवस्था है। गोदाम में भूसा भरा हुआ है, पानी की व्यवस्था है, पंपिंग सेट लगी हुई है और हौजिया में पानी भरा हुआ है। उसके अलावा आसपास की खाई में द्वारा चारों तरफ निरीक्षण किया गया है। कहीं कहीं पर जानवरों द्वारा जो है क्षतिग्रस्त कर दी जाती है, जिसके लिए मैंने इसको अभी कहा है प्रधान जी से कि इसको आज ही जो है सही करा दिया जाए, जिससे कि कोई भी जानवर बाहर ना जाने पाए और ना ही किसी की फसल को कोई आर्थिक या फसल को नुकसान कर सकें। उसके अलावा बरसात के मौसम की वजह से थोड़ी सी खाइयाँ भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिनको भी 1-2 दिनों के अंदर ही शीघ्र ही सही करा दिया जाएगा। ग्राम पंचायत उमरारी के आसपास में बहुत सारे अन्य जानवर घूम रहे हैं आवारा, उनके लिए क्या व्यवस्था है? मेरी गौशाला में फ़िलहाल संरक्षित करने के लिए कोई रोक नहीं है। अगर कोई गांव पंचायत से जानवर ले आता है तो उनको हमारे यहाँ जो केयर टेकर लगे हुए हैं उनको आदेश मैंने कर रखा है कि जानवर अगर आएँ तो उनको तुरंत ही संरक्षित कर लिया जाए। ग्रामीणों का आरोप है जानवर तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें भगा दिया जाता, निकाल दिया जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जानवर तो जानवर हैं, कोई पढ़े लिखे तो हैं नहीं, तो अगर उनके द्वारा कहीं पर खाई क्षतिग्रस्त हो जाती है या किसी कारणवश कुछ अन्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अगर 1-2 निकल भी जाते हैं तो उनको हर संभव प्रयास किया जाता है कि तो हाँ करके गौशाला के अंदर करके उन्हें संरक्षित कर लिया जाए। हरे चारा और दाने की क्या व्यवस्था है? हरे चारे की व्यवस्था, ये गन्ना की आग की व्यवस्था जो है प्रधान द्वारा लगातार की जाती रहती है। बाकी भूसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसके कारण यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि कोई भी जानवर ऐसी स्थिति में नहीं है कि जो बीमार हो या भूख से तड़प रहा हो। यहाँ की सारी स्थिति अच्छी है। ठंड से बचाव की क्या तैयारियां हैं? ठंड से बचाव का यहाँ जो केयर टेकर उनके द्वारा अलाव भी जलाया जाता है। बाकी चारों तरफ ये तिरपाल भी बांध दिया गया है, जिससे कि ठंड जानवरों को ना लगे। जानवर ट्रीटमेंट की क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं? अन्य भी आरोप लगाते हैं कि दवा दारू नहीं हो पाती, जिसके कारण दवाएं इनको समय से नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण ये मौत के गाल में शामिल। ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर द्वारा जो है लगातार यहाँ निरीक्षण किया जाता है। अगर कोई भी जानवर अस्वस्थ होता है तो उसको समय से दवा दी जाती है। लेकिन अगर कुछ जानवर यहाँ ऐसे भी हैं जिनकी आयु अधिक हो चुकी है, उनको अगर बीमार हैं तो उनको दवा की व्यवस्था की जाती है। बाकी तो सब आपके सामने ही मौजूद है, हर स्थिति ठीक ही है। कितने गौवंश वर्तमान में हैं? वर्तमान में लगभग 120-25 जानवर यहाँ संरक्षित है। क्या टारगेट क्या है कि कितने यहाँ रखे जा सकते हैं?
टारगेट तो 200 का लगभग होता है, लेकिन यह है कि व्यवस्था के अनुसार ही होता है। अगर जानवर यहाँ तादाद से ज़्यादा संरक्षित भी कर लिए जाएं और फिर उनकी व्यवस्था ना हो सके तो ये भी स्थिति ठीक नहीं है। हर संभव प्रयास यही किया जाता है कि अच्छी स्थिति में जानवर संरक्षित रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। एक और सरकार वनजीवों को संरक्षित रखने एवं उनकी देखभाल का जुम्मा संबंधित वन विभाग को सौंपे है, तो वहीं दूसरी तरफ दिन दहाड़े वनजीवों की बेदर्दी से हत्या की जा रही है। मसलान नट बिरादरी के लोगों ने विलुप्त श्रेणी के संरक्षित जंगली जीव स्याही की बेरहमी से हत्या कर उसे निवाला बनाने के लिए साथ उठा ले गए। बेनीगंज के संडीला सड़क मार्ग स्थित नेमिस फ्लोर मिल के पीछे रहने वाले मजुन और रोहन ने अपने तमाम साथियों के साथ कुत्तों की मदद से कमलापुर गिरधरपुर सड़क मार्ग किनारे जान बचाने के लिए दौड़ाकर एक काफी उम्र दराज स्याही को बिल से निकालकर बेरहमी से मार डाला। मौके पर पहुंचे लोगों ने रोकने का प्रयास किया तो हुज्जत पर उतर आए। राहगीरों के अनुसार लोग उक्त जानवरों को काफी दूर खेतों से कुत्तों की मदद से दौड़ा कर लाए थे, जिससे अपनी जान बचाने हेतु गहरे बिल का सहारा लिया, पर हत्यारों ने उसे मशक्कत कर बिल से निकाल लिया और आनन फानन में उसे मौत के घाट उठा दिया। यह नजारा देखने पर मौके पर तमाम राहगीरों की भीड़ एकत्रित रही। इस मामले में क्षेत्रीय वन दरोगा सुशील कुमार ने बताया कि मारा गया जीव संरक्षित श्रेणी का है। हत्या करने वाले के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। गरौटा कोतवाली पुलिस द्वारा जलालपुरा घाट से अवैध बालू का खनन करते हुए 2 ट्रैक्टरों पर कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि तहसील गरौटा के अंतर्गत आने वाले जलालपुरा घाट से अवैध बालू के खनन की सूचना कोतवाली पुलिस को काफी दिनों से मिल रही थी एवं आज मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस सब इंस्पेक्टर आशुतोष पटेल, सूर्यकांत त्रिपाठी, ब्रजेश यादव, कांस्टेबल राजू पाल, विजय सबिता द्वारा जलालपुर घाट पर छापा मारा गया, जहाँ पर अवैध बालू के खनन में लिप्त 2 ट्रैक्टरों को पकड़कर कोतवाली गरौटा लाया गया, जहां पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। वहीं आज पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही को लेकर खनन माफियों में हड़कंप मचा हुआ है। गरौटा से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। एसडीएम मड़ाबरा ने चलता फिरता नोजल युक्त पेट्रोल व डीजल का टैंकर वितरित करते हुए पकड़ा है। बुधवार को उप जिलाधिकारी मड़ावरा द्वारा गांव-गांव जाकर पेट्रोल डीजल की बिक्री करने के आरोप में एक टैंकर को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया गया। बीते दिन कस्बा मड़ावरा में ग्रामीणों एवं एक पेट्रोल पंप संचालक द्वारा शिकायत की गई थी कि मड़ावरा तहसील में एक टैंकर द्वारा नोजल लगाकर गांव-गांव जाकर पेट्रोल डीजल की बिक्री की जा रही है, जो कि नियम विरुद्ध है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी मड़ावरा संजय कुमार पांडे द्वारा आपूर्ति कर रहे उक्त टैंकर से गाँव-गाँव जाकर डीजल पेट्रोल बिक्री संबंधित दस्तावेज तलब किए गए, जिस पर कोई दस्तावेज नहीं पाए गए। बाद में पूर्ति निरीक्षक को मामले से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।